हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट ए फैमिली ऑफ लर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर मनोज कुमार। प्यारे साथियों, आज आप लोग पढ़ने वाले हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दो की पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ। एक जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो व्यक्तित्व के 3 अंग बताए हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और प्यारे साथियों, एक हम लोग बात करेंगे व्यक्तित्व के 3 कारक। ठीक है, तो दो की पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे और यहाँ से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। ज़्यादातर डाउट जो रहता है स्टूडेंट्स को यहीं पे रहता है। प्यारे साथियों, अगर मैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की बात करूंगा तो ये दिया था सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, यानी कि व्यक्तित्व के इस प्रथम व्यापक सिद्धांत की रचना करने वाले का जो श्रेय है वो सिगमंड फ्राइड को जाता है। इनका जन्म जो था वो फ्राइबर्ग में हुआ था और 3 वर्ष के बाद ये जो है ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ठीक है, इन्होंने व्यक्तित्व के 3 कारक बताए थे। कौन कौन से बताए थे दोस्तों? ईदम यानी कि इड, ईगो और सुपर ईगो। यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न 100% मिलेगा और ज़्यादातर प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को यहीं पर होती है, ये समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों आज आप लोग इसको अच्छे से समझ लोगे। और हम लोग जो है ना, जो मन की अवस्थाएं बताई हैं 3, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन, इसको भी हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं चेतन मन की। देखिएगा, 3 अवस्थाएं हैं, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। अच्छा, चेतन मन होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, चेतन मन क्या होता है? चेतन मन के अनुसार व्यक्ति जागृत अवस्था में होता है ना, यानी कि चेतन, एक्टिव, ऐसे मैं कह सकता हूँ, है ना। तो इसके मस्तिष्क में क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। मस्तिष्क में चेतन मन का कुल भाग जो है 1/10 यानी कि 10% होता है। कितना होता है? 10% होता है प्यारे साथियों। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट की फैक्ट बता दूं। जैसे मान लीजिएगा हम कुछ वर्क कर रहे हैं तो हमारे मन में क्या है ना, एक दूसरी बातें भी चलती रहती हैं, यानी कि हमारा जो मन है वो एक्टिव रहता है। तो ये आपका होता है चेतन मन। इसके बाद आता है आपका अचेतन मन। अचेतन मन क्या होता है कि मस्तिष्क के अचेतन मन में दुखद बातों और जो अतृप्त इच्छाएं होती हैं इसका भंडार होता है, जिसका 9/10 यानी कि 90% भाग होता है। दोस्तों अचेतन मन का 90% और चेतन मन का 10% है। मान लीजिएगा, ऐसे मान के चलिएगा कि किसी की मृत्यु हो गई है ना, तो हम लोग क्या ना उसकी मृत्यु को भुलाना चाहते हैं, क्योंकि वो दुखद अनुभव हम लोग उसको याद करना नहीं चाहते। ठीक है, या मान लीजिए किसी से आप लोगों का झगड़ा हो गया, ठीक है, तो हम लोग क्या है ना अचेतन मन में भुलाने की कोशिश कर लेते हैं। या एग्जाम्पल इसको देख लीजिएगा कि किसी अपने से झगड़ा होने पर हम लोग क्या है ना रिश्ता बनाना चाहते हैं उससे। ठीक है, हम नहीं चाहते कि हमारी उससे लड़ाई रहे, तो रिश्ता रखने के लिए हम लोग जो है झगड़े की बातों को अचेतन मन में भुलाना चाहते हैं। दोस्तों ये होता है आपका अचेतन मन। एक होता है अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन क्या होता है? तीसरा की पॉइंट है आपका। अर्धचेतन मन व अचेतन मन के बीच की अवस्था है ना। जो चेतन मन है और अचेतन मन है उसके बीच की अवस्था होती है अर्धचेतन मन। यदि की गई बातों को अचानक भूल जाना, अटक जाना, हकला जाना, है ना, ऐसी बातें आ जाती हैं। दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं, मान लीजिए आप लोग एग्जाम देने गए हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी लिख रखा है। परीक्षा हॉल में परीक्षा देते समय प्रश्न का उत्तर नहीं आता, लेकिन परीक्षा हॉल से बाहर जैसे आप लोग निकलते हो तो हमारे दिमाग में उसका उत्तर आ जाता है कि हाँ भाई इसका तो आंसर ये था। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों? अर्धचेतन मन है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा मान के चलिएगा कि कोई बचपन का दोस्त है ना, कि बचपन के किसी दोस्त से मिलने पर चेहरा और उसकी जो पुरानी बातें हैं, उसका नाम है, वो याद आ जाता है। लेकिन अगर वो बंदा आपके सामने आ जाए डायरेक्टली तो आप भूल जाते हो कि इसका नाम क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है आपका अर्धचेतन मन। मैं इसको आप एक ग्राफ के माध्यम से बता देता हूं। देखिए ये ऐसे मान के चलिएगा, ये है आपका नंबर 1 पर चेतन मन है, नंबर 2 पर अर्धचेतन मन है, नंबर 3 पर अचेतन मन है। जो चेतन मन है 1/10 मैंने आपको बताया था इसके बारे में, यानी कि मस्तिष्क जो जागृत रहता है वो 10% रहता है इसमें। ठीक है, और जो अर्धचेतन मन होता है यानी कि सेकंड वाला, दूसरा वाला, तो चेतन मन और अर्धचेतन मन के बीच की अवस्था होती है। और थर्ड वाला होता है आपका अचेतन मन, यानी कि 9/10 मैंने आपको बताया था, है ना। तो 90% जो रहती है यहाँ पर दमित इच्छाओं का भंडार रहता है यहाँ पर। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं जो कि आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि फ्रायड ने कहा है जिस प्रकार से बर्फ के टुकड़े का जितना हिस्सा पानी से बाहर नजर आता है, ध्यान रखिएगा, बर्फ का टुकड़ा जितना पानी से बाहर नजर आता है उससे कई गुना अधिक हिस्सा पानी के अंदर रहता है। ठीक उसी प्रकार से व्यक्तित्व के चेतन पक्ष की तुलना में उसका अचेतन पक्ष अधिक व्यापक और जटिल होता है।
तो ये परिभाषा भी आप लोगों की बनती है, 1 नंबर आपका यहाँ से बन जाता है। फ्रायड के अनुसार अचेतन मन व्यक्ति के चेतन व्यवहार पर नियंत्रण करता है, और जो अर्धचेतन मन होता है चेतन व चेतन के बीच पुल का निर्माण करता है। ठीक है, मतलब चेतन मन और अर्धचेतन, तो इसके बीच का पुल का निर्माण कौन करेगा? अर्धचेतन करेगा, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अचेतन में जहां अनैतिक व दमित इच्छाएं होती हैं, अचेतन में क्या होती हैं? जो हमारी दमित इच्छाएं होती हैं वो होती हैं। वही चेतन में सामाजिक रूप से स्वीकृत अनुभूतियां प्रबल होती हैं, क्योंकि असामाजिक व अनैच्छिक इच्छाओं की पूर्ति दैनिक जीवन में जो है वो संभव नहीं हो पाती, इसलिए वो क्या है? चेतन से हटकर दमित में एकत्र हो जाती है। यानी कि दोस्तों, जिन आवश्यकताओं की पूर्ति हम लोग नहीं कर पाते, तो अपने मन को, हम लोग कहते हैं ना कि मन मान कर रह गया, तो वो हमारे अचेतन मन में चले जाती हैं। ठीक है, चलिएगा, अब हम लोग बात करेंगे फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अंग। कितने पार्ट? 3। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इड, ईगो, सुपर ईगो, यानी कि इदम, अहम और परअहम। मैं इसको सिंपल तरीके में आपको बता देता हूं कि इड, ईगो, सुपर ईगो होता क्या है। सबसे पहले समझिएगा इड को। इड का मतलब, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि सुखवादी सिद्धांत। प्यारे साथियों, जैसे एक बच्चा जो है ना, किसी से कोई मतलब नहीं है उसको, मतलब वो जो अपने शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, कि जब एक व्यक्ति की शारीरिक इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि उसके मानसिक स्तर द्वारा नियंत्रित नहीं हो पा रहा है, तो इस विशिष्ट मनोशारीरिक स्थिति को हम लोग ईदम कहते हैं। ठीक है, मतलब वो क्या है? जितनी भी शारीरिक इच्छाएं होती हैं, मैं कह सकता हूं कि जितने भी गंदे व्यवहार करता है व्यक्ति, जितने भी गलत काम करता है, वो आपका ईदम में करता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, अपनी शारीरिक संतुष्टि करना चाह रहा व्यक्ति, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, वो आनंद लेना चाह रहा है, ओनली ओन, है ना, सुख प्राप्त करना चाह रहा। किसमें? इड में चाहता है वो सुख की अनुभूति। चाहे कितने भी गलत काम हो रहे हैं, वो आपके किस में होते हैं? ईदम में होती हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसको एक राक्षस प्रवृत्ति की कह सकता हूं। ठीक है, ऐसे आप लोग मान सकते हैं। आप लोग जितना पढ़ेंगे वो ज़्यादा आप लोगों को मिलेगा, लेकिन मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जैसे भी पढ़ेंगे कि ईदम को नैतिक मूल्यों, समाज और दूसरे लोगों की कोई भी परवाह नहीं होती। इसको दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस इसकी जो शारीरिक इच्छा है वो पूर्ति हो जाए। तो राक्षस प्रवृत्ति जो होती है वो आपकी ईड में होती है। इसके बाद आता है आपका अहम, यानी कि ईगो। वैसे इड, ईगो और सुपर ईगो, देखो ईगो जो है वो इड की और सुपर ईगो की बीच की कड़ी है। इसको पढ़ लीजिएगा। जब एक व्यक्ति की शारीरिक इच्छाएं और मानसिक शक्तियों के मध्य संतुलन की स्थिति हो जाती है, तो इस विशिष्ट मनोशारीरिक स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? अहम बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? हम लोग इसको बोलते हैं अहम। ठीक है, तो इस विशिष्ट मनोशारीरिक स्थिति को अहम कहते हैं, और अहम वास्तविकता से संबंध रखता है, यानी कि रियलिटी से संबंध रखता है। इसको ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी बहका दिया, बहका नहीं सकते इसको आप लोग। वास्तविक परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाने के लिए प्रेरित करता है। अहम आंशिक रूप से चेतन, वो आंशिक रूप से अचेतन में कार्य कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बीच की कड़ी है, वही चीज आपके यहाँ पर आ गई है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। प्यारे साथियों, जो आपका अहम होगा, जो ईगो होगा, वो सामाजिक होता है, और यह मानवता का प्रतीक है, जो युवावस्था में सर्वाधिक होता है। इसके बाद आता है आपका परम अहम। परम अहम जो होता है वो आपका आदर्शवादी होता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों हमारी जो शारीरिक इच्छाएं होती हैं यहाँ पर आपकी कंट्रोल में होती हैं। यानी कि इसमें प्यारे साथियों एक व्यक्ति ऐसा होता है, मतलब देयत्व की भावना, किसकी? देवत्व की भावना यहाँ पर होती है। यानी कि प्यारे साथियों यहाँ पर जो जो स्थिति होती है वो ऋषि मुनियों में ज़्यादा पाई जाती है। ये वाली जो परम अहम जो होता है ऋषि मुनियों में पाया जाता है। मैं कह सकता हूँ कि जो इंद्रियां होती है मनुष्य की, उस पर कंट्रोल कर लेता है अपने आप में। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ सकते हैं कि ये एक व्यक्ति की मानसिक शक्ति इतनी प्रबल हो कि उसके शरीर की हर इच्छा को नियंत्रित, ठीक है, सुपर ईगो पर पा रही है। तो इस विशिष्ट मनोशारीरिक स्थिति को हम लोग परम अहम कहते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पर व्यक्ति अपनी शारीरिक इच्छाओं को कंट्रोल में लगता है, यानी कि उसको पता होता है कि क्या गलत है क्या सही है। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल आपको कह दूँ कि एक लड़का है, वो के रास्ते में जा रहे हैं, तो आगे से एक लड़की आ रही है, तो उसका मन करेगा कि इस लड़की को छेड़ दूं। ठीक है, पहले उसका मन करा लड़की को छेड़ दूं, तो यानी कि इड आ गया उसके मन में।
लेकिन उसके मन में दूसरी बात ये आएगी कि अगर मैंने इसको छेड़ दिया तो मेरी पिटाई हो सकती है, तो ईगो आ जाएगा। अब उसके बाद में एक मन में इसके एक भाव पैदा और होगा, वो कहेगा अरे यार ये लड़की है, मेरी बहन भी तो लड़की है, यानी कि तीसरा पार्ट इसको जो आएगा सुपर ईगो आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों इच्छाएं उसके मन में आ गई। पहले सोचेगा कि छेड़ दूं, फिर सोचेगा यार पिट जाऊंगा, फिर सोचेगा यार मेरी बहन भी तो ऐसी है। ठीक है, तो तीनों इच्छाएं उसके अंतर्गत आती है। जो सुपर ईगो होता है उसको बिल्कुल भी गलत कार्य नहीं करने देता। ठीक है, इड वाला जो है वो प्रेरित करेगा कि भाई हाँ भाई गलत काम कर। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल है। दोस्तों एक की पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं, आप लोगों को ध्यान रखना है। वैसे ये एग्जाम्पल मैंने तो आपको लिख भी रखा है, आप लोग चाहो तो वैसे मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, इसको आप लोग डाउनलोड भी कर लीजिएगा। एक की पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर इड उसके सुपर ईगो पर हावी हो जाता है, किस पर? सुपर ईगो पर हावी है, तो व्यक्ति जो है वो आपका अपराधी प्रवृत्ति का होगा, ध्यान रखना। ठीक है, कुसमायोजित होगा, वो अपराध करेगा। यदि व्यक्ति का सुपर ईगो, मैं आपको फिर से बता दूं, अगर सुपर ईगो हावी है किस पर? इड पर हावी है, तो शारीरिक इच्छाओं का दमन हो जाएगा। ठीक है, और व्यक्ति जो है कुसमायोजित होगा। मान लीजिएगा आपका व्यक्ति इड और सुपर ईगो इसके बीच में क्या है? संतुलन है, तो व्यक्ति जो है कुसमायोजित होगा यहाँ पर भी। ठीक है, और मान लीजिए इड व सुपर ईगो के मध्य संतुलन बना है, तो व्यक्ति समायोजित होगा, मतलब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर। अगर आप लोगों ने ये समझ लिया तो समझ लो सारी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी, क्वेश्चन आपका 1 नंबर का बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं और आपको बता दे रहा हूं यहाँ पर। मान लीजिए आप लोग क्या है ना, आपको भूख लगी है, आपको लगी है भूख। ठीक है, तो आपने देखी मिठाई की दुकान देखी आप लोगों ने, तो आपका पहला मन करेगा कि यार मुझे भूख लगी है, मैं इसको मिठाई चुरा कर खा जा दूं, यानी कि आपके मन में ईड आएगा, चुराने का मन करेगा, यानी कि राक्षस प्रवृत्ति। लेकिन उसके बाद तुरंत आपके मन में आएगा ईगो का मतलब ये होगा, आप लोग सोचोगे कि यार अगर मैं पकड़ा गया बेटे पिटाई बहुत तगड़ी होगी, है ना, तो ये ईगो हो गया। लेकिन इसके बाद में आपके आएगा सुपर ईगो कहेगा कि यार चोरी करना पाप होता है। ठीक है, तो तीनों चीजें आपके मन में यहां पर आ जाएंगी। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि इड क्या होता है, ईगो क्या होता है, सुपर ईगो क्या होता है। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, एक आपका चेतन मन होता है, चेतन मन यानी कि एक्टिव रहता है। एक आपका होता है अचेतन मन, इनएक्टिव। एक होता है आपका अर्धचेतन मन, यानी कि इन दोनों के बीच की कड़ी। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको लाइव क्लास के अंतर्गत दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, और वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।